जैसे जैसे हम लोग हायर एनर्जी गैप की तरफ जाते हैं या हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग का एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। इसका बेसिक मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लो हम लोग n इक्वल टू 5 4 3 2 1 लेके चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 तो खैर बहुत ऊपर हो जाएगा। पहले का एनर्जी था 13.6, दूसरे का एनर्जी था 3.4, तीसरे का एनर्जी था 1.51, चौथे का एनर्जी 0 शायद 85 होता है या 0.65 होता है, जो भी। पहले के बीच में एनर्जी गैप 10.2 था, दूसरे के बीच में एनर्जी गैप 1.9 था, ऊपर वाले केस में एनर्जी गैप 0.85 आता है शायद से। जब आप 1 से 2 में गए तो गैप 10.2 था, जब आप 2 से 3 में गए तो गैप घट गया, जब आप 3 से 4 में गए तो गैप और घट गया। तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप एनर्जी ऊपर चलते जाएंगे, वैसे वैसे कंसेक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स का गैप कम होता चला जाता है। मतलब 1 to 2 गैप सबसे बड़ा था, 2 से 3 में गैप अभी भी n इक्वल टू 1 का है, मतलब जो n के बीच में गैप है n2 माइनस n1 दैट इज इक्वल टू 1, बट एनर्जी गैप घट गया। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। इसको एज अ थियोरेटिकल स्टेटमेंट ध्यान रखना। बेसिकली ऐसा समझ लो कि जितना ज़्यादा आप थियोरेटिकल तरह के सेंस में इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान रख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत जगह पे हो सकता है डायरेक्टली एप्लीकेशन में आता चला जाए। इसमें बोला है कि अब लोग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब जिसमें एनर्जी गैप सबसे कम हो। तो 2 से 3 का एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा, 3 से 4 का एनर्जी गैप थोड़ा छोटा होगा, सबसे छोटा एनर्जी गैप 5 से 4 का होना चाहिए। इसलिए इसमें लास्ट लाइन जो बोला है, लास्ट लाइन ये इस सेंस में बोल दिया है शायद, मतलब जहाँ तक हमको लग रहा है, बट स्टिल हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। n1 एंड n2 आर द बाउंड्री वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। Determine the wavelength corresponding to the last line, longest wavelength. मतलब एक तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नॉर्मली हम लोग जो ट्रांजिशंस की बात करते हैं उसमें लास्ट लाइन का मतलब ये होना चाहिए, 2 से है तो हम लोग 5 से 2 पे आ रहे हैं, इसका मतलब लास्ट लाइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल दिया है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले में ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि ट्रांजिशन को एक पार्टिकुलर सीरीज में लाई कर रहा है, लाइक बाल्मर सीरीज या लाइमन सीरीज या कहीं पे लाई कर रहा है। बस एक सवाल पूछा है कि 5 से 2 पे ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग, तो इस ट्रांजिशन को करते वक्त जो हम लोगों का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा उसको क्या बोले। तो इस कंडीशनल चीज में कि बाउंड्री अगर 5 और 2 डाल दिया और मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं, तो इसके हिसाब से लास्ट लाइन तो मेरे हिसाब से 5 से 4 का ही वैल्यू होना चाहिए, और उस केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, न्यूमेरिकली अगर वैल्यू मैच करेगा तो फिर तो ठीक ही है। RH का वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो अपने कैलकुलेशन में किया जाए भाई, इसको नीचे कैसे करें। अपने ट्रांजिशन वाले पार्ट में हम लोग 5 से 4 के तरफ जा रहे हैं, और अपने कैलकुलेशन में डेल्टा ई वेवलेंथ निकालने बोला। 1/λ इज इक्वल टू आर 1.097 ले लेते हैं इंटू 10⁻7, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/5 का स्क्वायर 25 कर सकते हैं। अपने कैलकुलेशन में 25 माइनस 16 मतलब 11 आएगा। 11 बाई 16 इंटू 25 और ऊपर बच जाएगा 1097 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू लेमडा। अपने सॉरी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। अपने कैलकुलेशन में लेमडा विल बी इक्वल टू 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1.097 इंटू 10⁻7। और इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं सर 11 कर रहे हैं, कौन सा 16 ओ सॉरी हाँ ठीक है 9। अपने कैलकुलेशन में 9 भी नीचे जाना है। 9 इंटू 16 इंटू 1.097, 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1.097। क्या कैलकुलेशन पुट करें इसमें। 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 कितना निकाल सकते हैं। 25 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 25 का मतलब 250 हो गया, और 25 400। इंटू 6 होगा 150, तो 400 हो जाना चाहिए। अपने कैलकुलेशन में ऊपर तो 400 आएगा, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10.97 10.97 को हम लोग 11 कर सकते हैं पुट। 11 इंटू 9 है,
अप्रोक्सीमेटली, मतलब 99 होगा लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। 100 मान सकते हैं इसको कैलकुलेशन में। अगर 100 मानेंगे तो अपने पास 4 इंटू 10⁻⁻7 टाइप का आंसर होना चाहिए। सो एक तो अपने पास लेमडा का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 है, और मल्टीपल बोला है 10⁻⁻6 का। -6 तो कहीं से आता नहीं दिख रहा, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ओह सॉरी, फिर उसको 1 मान लीजिए 1 ना। पॉइंट नहीं, 11 नहीं होगा यहाँ पे, 1.1 होगा। सो अपने कैलकुलेशन में 99 नहीं होगा, यहाँ पे 9.9 होगा। सो बेसिकली अपने कैलकुलेशन में हम लोग उस पर जो 400 कट किए थे, 400 कैंसिल आउट नहीं होगा, 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नीचे वाले को 10 मान लेते हैं तो 40 के बराबर आएगा। 40 इंटू 10⁻⁻7 मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेशन में 10⁻⁻6 का मल्टीपल में बोला है, इसका मतलब अपना आंसर 4 होना चाहिए। एक बार आंसर देखिए, 4 है क्या? यस 4 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। जैसे सौमिक का जो क्वेश्चन था कि लास्ट लाइन का मतलब तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये ट्रांजिशन के लास्ट लाइन की बात नहीं कर रहा, मतलब किसी सीरीज के, लाइमन बाल्मर सीरीज के लास्ट लाइन की बात नहीं कर रहा। इसको बहुत स्पेसिफाई किया है कि मेरा 5 से 2 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें सबसे लास्ट लाइन कौन सा होगा। तो उसका सबसे लास्ट लाइन मतलब सबसे छोटा लाइन बोल रहे होंगे, और सबसे छोटा लाइन मतलब सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो शायद इस तरह का कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन मतलब क्या बोल सकते हो, उसको फ्रेम किया हुआ है कि चलो हम एक अपना नया लैंग्वेज पुट करना चाहते हैं, इसलिए लास्ट लाइन वर्ड जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल दिया है। मतलब हम भी अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब तक उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नहीं बोलेगा तो लास्ट लाइन का मतलब हमेशा 5 से 2 निकालना प्रेफर करता है। तो इसको कंफ्यूजन में ना रखे, इसलिए इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डिफाइन कर दिया, ताकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हम लोग ट्रांजिशन में सबसे छोटे लाइन पे चले जाए, सबसे छोटे एनर्जी गैप पे चले जाए। बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग देख ही लिया है, कैलकुलेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन डिसेंट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन हो चुका है शायद। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन द वेवलेंथ विल बी मिनिमम। अभी जस्ट डिस्कशन हुआ था आप लोगों का कि जैसे जैसे आप हायर एनर्जी में जाएंगे, ये कैसा ट्रांजिशन है? 2 से 2 का क्या मतलब है? 2 से 2 तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं होगा। मतलब मेरे हिसाब से शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है, बट ये नहीं होता है। चलो देखते हैं। 6 से 4 में गए 2 का गैप, 4 से 2 में गए 2 का गैप, 3 से 1 में गए 2 का गैप। बेसिकली जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे गैप छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा गैप 1 से 3 है, एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा तो वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगा। 2 से 4 थोड़ा सा छोटा एनर्जी गैप है, 4 से 6 और भी छोटा एनर्जी गैप है। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ 3 में आना चाहिए। एक बार आंसर देखो तो 3 दे रखा है क्या? क्योंकि इसमें फोर्थ ऑप्शन का तो मेरे को कोई मतलब नहीं समझ रहा। 3 दिया है, वही है सर। ठीक है। इसलिए हम वो कंसेप्ट डिस्कशन कर लिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एनर्जी गैप छोटा होता चला जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है बेसिकली। सो आराम से अगर आप केवल उस कंसेप्चुअल पार्ट को समझ लो कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी गैप कम होगा, तो मैथमेटिकल पार्ट अपना सेव हो जाएगा। इसलिए ये सब क्वेश्चंस या इस तरह के कुछ थियोरेटिकल डिस्कशंस हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखना। फिर से आपको एक बार रिकॉल करा दे, कुछ लोग हमेशा भूल जाते हैं इस चीज़ को। अगर मेरे डिस्कशन के टाइम पे कोई भी आपको चैप्टर में ऐसा पॉइंट सुनने में आ जाता है जो आपने नहीं सुना है पहले कभी, या आपके दिमाग में नहीं है, उसको आप कॉपी में नोट करते जाइए। कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे से मुंह से निकल रहा है, और कैलकुलेशन वाले पार्ट में कभी कभी कुछ मिस्टेक होगा, उसमें मत जाना। हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी क्वेश्चन में सही आंसर बहुत ज़्यादा निकालना नहीं है, हम आपको बस सही प्रोसेस दिखाना मेरा ये है, प्रायोरिटी है। तो अगर कभी न्यूमेरिकल में कुछ छूट जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, तो फिर इतना हमको क्या बोलते हैं उसको, रियायत दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि मेरा दिमाग रात में खत्म हो रखा होता है, कैलकुलेशन करने लायक होता नहीं है। कर एनीवे, हमको आपको बस कैलकुलेशन का प्रोसेस सिखाना है, आपका काम है उसको फॉलो करना। जहाँ जहाँ मिस्टेक होगा उसको बोलते जाना, सर यहाँ पे न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्लस माइनस कुछ हो गया, दिस दैट, उसको सही कराते जाना। खैर, सो हम अगर कोई भी थियोरेटिकल पॉइंट बोलेंगे, आपको अगर लगता है कि ऐसा पॉइंट नहीं देखा है, तो फिर आप उस पॉइंट को लिखते जाइए। अगर आपके नोट्स कॉपी में आप जैसे रिवीजन कर रहे हो, तो एक बार नोट्स कॉपी रीड कर लिया, ज़्यादा कुछ मत करना। नोट्स कॉपी रीड करना, इस असाइनमेंट को सॉल्व करना केवल। क्योंकि अभी जस्ट बोला असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट में 3 लेवल का चैप्टर वाइज टेस्ट है, मेंस का भी है, एडवांस का भी और बेसिक भी है।
तो अगर बेसिक और मेंस भी सॉल्व करेंगे तो भी 70-80 क्वेश्चन उधर हो जाएगा, 50 क्वेश्चन इधर हो जाएगा, तो 130-140 क्वेश्चन वैसे ही कवर हो गए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है किसी भी चैप्टर में मेंस के लिए। फिर भी अगर आपने एडवांस भी सॉल्व कर लिया तो भी 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कम से कम। सो 150 क्वेश्चन हर लेवल का अगर सॉल्व हो गया तो उसके बाद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद जो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, सॉरी जो माइनर टेस्ट है मेजर टेस्ट देंगे, उधर से भी बहुत सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि ये सुना हुआ नहीं है या सुना हुआ भी है तो भी थोड़ा वेगली अपने दिमाग में है, उसको नोट डाउन करते जाओ, ताकि फिर आपको पढ़ने के लिए बहुत कम चीज़ें मिलते जाएं। बेसिकली आपके पूरे नोट्स के जो भी पॉइंट्स कॉन्साइज हो सकते हैं उसको हम कॉन्साइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हो सकता है एक आध पॉइंट छूट जाए, तो भी एक बार नोट्स को भी फिर से पढ़ लेना। इसके बाद भी अगर नोट्स कॉपी में कोई पॉइंट छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से नोट डाउन कर लेंगे। बट हम मान के चल रहे कि हम सब तरह का पॉइंट एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते करते, पेपर डिस्कशन करते करते तो कर ही लेंगे। अभी से 3 महीने में तो हर तरह का पॉइंट आ ही जाएगा। तो हो सके तो अपने चैप्टर के अलग अलग वो पेज टाइप के नोट्स बना लेना, फाइल कवर टाइप का, कि पेज में अपना उसमें ऐड करते जा रहे हैं, जितना जरूरत पड़ रहा है उतना पेज ऐड करते जा रहे हैं। हर एक चैप्टर का एक पेज टाइप का नोट्स कॉपी टाइप का बना लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें आपका पूरा नोट्स कॉपी बार बार पढ़ने का झमेला खत्म होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है डिस्कशन, 9 हो चुका, 10 हो चुका, 11 हो चुका, 12 में क्या है भाई? चलो 12 वैसे भारी नहीं है कुछ भी, बट फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट लाइन फॉर एच एटम हैज, सॉरी लास्ट लाइन फॉर लाइमन सीरीज ऑफ एच एटम। लाइमन सीरीज बोला, लास्ट लाइन बोला, इसका मतलब इन्फिनिटी से 1 की बात कर रहे हैं। लाइमन सीरीज मतलब जहाँ पे लाइन n इक्वल टू 1 पे खत्म हो। हाइड्रोजन एटम मतलब z इज इक्वल टू 1 है। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर सीरीज बोला और उसमें भी सेकेंड लाइन बोला। फर्स्ट लाइन का मतलब 3 से 2 और सेकेंड लाइन का मतलब 4 से 2। सो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हैज वेवलेंथ लेमडा 2, देन रिलेशन निकालने बोला है। तो बहुत बेसिक सा चीज है। अगर वेवलेंथ निकालने बोला है तो अभी के लिए तो हम ऐसा ही करेंगे, 1 अपॉन लेमडा के टर्म में फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो पहले वाले केस में लेमडा 1 है, फॉर्मूले में r इंटू जेड स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। लास्ट लाइन बोला मतलब 1 अपॉन 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी हटा ही देते, इसको 0 ही होगा। ये सब चीज लिखते लिखते अपने आप आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर। बाल्मर सीरीज बोला मतलब 4 से 2 ट्रांजिशन की बात कर रहे थे। हमेशा n1 पे छोटा लाइन पुट करते हैं, छोटा वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। सो अपने कैलकुलेशन में लाइन बीच में खींच लो, रेशियो निकाल लो, ताकि r z कैंसल आउट हो जाए। बचेगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू, ऊपर तो 1 ही है, नीचे है 4 माइनस 1 अपॉन 16 मतलब 3/16 आ रहा। सो अपने कैलकुलेशन में 16 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू 16/3 आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? एक तो ऑप्शन ये दिख रहा है कि 3 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू 16 अपॉन लेमडा 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार आंसर जरूर चेक कर लिया करो कि कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो। वही है सर। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल था नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये आपके अनसर्टेनिटी का पार्ट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अनसर्टेनिटी बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में 4-5 लैंग्वेजेस हैं। एरर इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये दोनों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा एक पार्ट होता है कैलकुलेशन में, measured up to the approximate value या measured up to an accurate value of this। मतलब बोला कि आपके डिस्टेंस को मेजर किया 100 के बराबर विथ एन एक्यूरेसी अप टू 2%। अगर एक्यूरेसी अप टू 2% बोला मतलब 2% का एरर है। तो 100 आपका डिस्टेंस था, 2% का एरर है, मतलब जो एरर आया वैल्यू में वो 2 के बराबर आ गया। ये एक तीसरा लैंग्वेज हो सकता है। जो एक्यूरेसी अप टू दिस बोला उसमें इनएक्यूरेसी वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ये सब एक लैंग्वेज का पार्ट है जो हर जगह पे मिलेगा। बाकी तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा हो सकता है 4-5 लैंग्वेज आपको खुद भी समझ में आए। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, 0.2 का मतलब 2 × 10⁻⁻10 कर देते हैं सीधा। 10.54
into 10 to the power minus 27 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. देन द मास ऑफ द पार्टिकल इज. सो लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिस्कशन किया था, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. यही कैलकुलेशन होना चाहिए इक्वल टू के साइन पे, लेकिन ध्यान रखना वैल्यू में ग्रेटर देन का भी पार्ट रहता है, ताकि कैलकुलेशन में अगर कुछ वैल्यू है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. हम लोग यूनिट क्या लेते हैं मास का? ग्राम, किलोग्राम. सर किलोग्राम. इसको ध्यान रखेंगे सब लोग. हम लोग जो मास का यूनिट ले रहे होते हैं यहाँ पे 4 पाई m, इसमें किलोग्राम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सारे जगह पे ग्राम दे रखा है. सो कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखना, जो भी अपना मास का वैल्यू आएगा उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं. कैलकुलेशन इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए. 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ना नीचे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा मेरे लिए. फाइल बहुत बड़ा हो गया है, हैंग कर रहा है. चलो भाई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. फॉर्मूला तो हम नीचे लिख दिए थे, चलो फिर बस समझाने के लिए लिख लेते हैं. डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. ये बस फॉर्मूला लिख लिया. m का वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, अब सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं. 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा x का वैल्यू है 0.2 को हम लोग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 के टर्म में डाल देते हैं, और डेल्टा v का वैल्यू है 10.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. कैलकुलेशन में क्या क्या करें? पहला चीज, नीचे 3.14 है, ऊपर 6.6 है, इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दे रहा है. ऑलरेडी 2 टाइम्स है नहीं, अगर आप इसको, हम कैलकुलेशन बस समझा रहे हैं, लेकिन हम इतना टाइम नहीं खराब करेंगे. चलो ऐसा करते हैं, पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एग्जैक्टली, उसके बाद आप देख लेना कि क्या करेंगे. पहला चीज 3.14 ऊपर 6.626 है, इसको हटा दिया 2 टाइम्स. यहाँ 10.54 को भी हटा दिया, बस 10 कर दिया. बाकी 2 कैंसिल आउट हो गया अपने पास. बचा ऊपर 10 टू द पावर माइनस 34, यहाँ से माइनस 24 आ जाएगा. ये कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे माइनस 3 आ जाएगा. ये 10 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 बचेगा. बाकी 4 1/4 और ऊपर 10 टू द पावर 2, मतलब 25 टाइप का कुछ वैल्यू आ रहा है. 25 टाइप का वैल्यू कुछ है भी कहीं पे? हाँ, एक वैल्यू दिख रहा है 24.86. देखिए तो एक बार आंसर सीधे रखा है क्या? एक सेकंड 25 नहीं, इधर ग्राम के टर्म में आ रहा है आंसर. टू इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, सॉरी 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया. तो अपने कैलकुलेशन में ग्राम कहाँ से आएगा? किलोग्राम आना चाहिए. देखो तो एक बार आंसर देखो, इसका सी आंसर दिया क्या? देना तो सी चाहिए. हाँ सर, सी ही आंसर. हाँ, आंसर तो खैर सी आएगा. कैलकुलेशन तो चलो ठीक है, एग्जैक्ट आ गया 25, लेकिन ग्राम क्यों आंसर में क्यों आएगा? किलोग्राम आएगा. यूनिट तो हम लोग किलोग्राम लेके चलते हैं, तभी जूल भी आएगा. एनर्जी का वैल्यू जूल कब आता है? मतलब जूल वैल्यू कब डिफाइन करते हैं उसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के टर्म में, वर्क पर एनर्जी में. सर केजी में ही लेते हैं तब मास. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो लेके चलते हैं. हाँ. यहाँ ग्राम क्यों दे रखा है? इसमें कुछ एरर है कहीं. कैलकुलेशन मिस्टेक. 10 टू द पावर माइनस 34 हो गया. 4 पाई 3.14 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 10.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. अपने कैलकुलेशन में ये कैंसिल आउट होगा तो माइनस 24 बचेगा. ये कैंसिल आउट होगा तो माइनस 3 बचेगा. बाकी माइनस 3 बच गया, और एक जगह पे 10 था तो इसको भी कैंसिल आउट करके माइनस 2 बचा दिए. और बाकी माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो 100/4 आएगा. नहीं ठीक है, यहाँ शायद यूनिट में एरर है. खैर चलो भाई, न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट किया इसको देख लो. इसके फंडे को हम समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि अप्रोक्सीमेशन में ये सब चीजें क्यों ली है. 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 0.2 था, उसको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कर दिया था. बाकी बचे हुए पार्ट में 10.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 है.
पहला चीज 3.14 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये 6.28 ही आएगा, लेकिन ऊपर 6.28 ना होकर के इससे बड़ा वैल्यू है। तो इसीलिए अगर हम लोग 6.626 को 6.28 के करस्पॉन्डिंग कंसिडर कर रहे हैं, मतलब थोड़े से वैल्यू को कम कर दिया, तो न्यूमरेटर को थोड़ा सा कम किया, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में जो 10.54 है इसको भी थोड़ा सा कम करके 10 मान लिया था। तो ऊपर में न्यूमरेटर को थोड़ा सा घटा दिया, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए डिनोमिनेटर को भी थोड़ा सा घटा दिया, और इसलिए भी घटाया क्योंकि मेरे पास 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है। इससे जिंदगी में तो खूबसूरत नंबर हो ही नहीं सकता, 10 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, जिंदगी बहुत आसान है। सो 3.14 से 6.626 को सीधा 2 टाइम्स कैंसिल आउट किया, ध्यान में रखते हुए कि एक्चुअल में 2 नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको 0.54 से एडजस्टमेंट में हम लोग साइड कर चुके हैं, तो इसलिए हम सीधा उसको इंटीजर में 2 टाइम्स लिख करके काम कर लिए। बाकी ये 2 कैंसिल आउट हो गया, आसान जिंदगी। 10 टू द पावर -10 ये तो आपको बचपन से मालूम है, -24 आएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे -27 कैंसिल आउट होगा, -3 आएगा। बाकी बचा अपने पास कैलकुलेशन में, ये 2 तो कैंसिल आउट हो ही गया था, बाकी बचा अपने कैलकुलेशन में 4 10 10 टू द पावर -3, ये भी कैंसिल आउट हो गया, -2 बचेगा, -2 ऊपर जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 4, मतलब अपना आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 25। इससे नियरेस्ट आंसर तो कुछ हो ही नहीं सकता, आराम से आंसर मार्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं कुछ भी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये न्यूमेरिकली, बट फिर भी। उसके बाद द नंबर ऑफ पॉसिबल अलाइनमेंट ऑफ पास्चन सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ये सवाल कोई पूछा था शायद, ये पता नहीं क्या है, बट फिर भी एक बार डिस्कशन करते हैं। 7th एक्साइटेड स्टेट बोला मतलब n इक्वल टू 8 की बात कर रहे हैं, केवल पास्चन सीरीज का लाइन बोला है, कोई और सीरीज नहीं होना चाहिए। सो जब हम लोग 7 से नीचे आना शुरू किए तो लाइमन के बाद बाल्मर, बाल्मर के बाद पास्चन सीरीज होता है। सो 1 2 3 4 5 6 7, और 7th एक्साइटेड स्टेट मतलब हम लोग 8 लाइन की बात करेंगे। यहाँ से जब आप नीचे आ रहे थे तो पहला लाइमन है, फिर बाल्मर है, फिर पास्चन है। हम लोग को बाकी नीचे लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ऐसे किसी भी ट्रांजिशन से मतलब नहीं है जो नीचे आके रुकता हो या ऊपर आकर के रुकता हो। हम लोग को केवल एक ही ट्रांजिशन से मतलब है जो हमेशा n इक्वल टू 3 पे आकर के खत्म हो रहा हो, उसी को हम लोग केवल पास्चन सीरीज का लाइन बोलेंगे। लाइंस बहुत सारे हैं, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 से हम निकाल सकते हैं, लाइंस मल्टीपल होंगे, लेकिन उसमें पास्चन सीरीज केवल एक ये लाइन होगा, केवल ये 7 से लेकर के 3 दूसरा लाइन होगा, ये 6 से लेकर 3 तीसरा लाइन होगा, 5 से लेकर 3 चौथा लाइन होगा, और 4 से लेकर 3 पांचवा लाइन होगा। मतलब मल्टीपल लाइंस हैं, बस उन मल्टीपल लाइंस में अब जैसे मान लो एक ट्रांजिशन ये है कि हम लोग 8 से 3 पे आए और 3 से 1 पे आए, तो 8 से 3 विल बी कंसिडर्ड एज पास्चन सीरीज, लेकिन 3 से 1 लाइमन सीरीज कहलाएगा। मतलब 8 से 1 को अगर दो पार्ट में ब्रेक किया है तो लाइमन प्लस पास्चन सीरीज के कॉम्बिनेशन से ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन कवर हो रहा है। तो हम लोग के पास्चन सीरीज में टोटल 5 लाइंस आने चाहिए, ऑप्शन 5 कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा कंसेप्ट होता है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन एक बार सीखने के ऊपर अगर आपने सीख लिया तो इजी कंसेप्ट है ये। फिर आगे the wave number of electromagnetic radiation emitted during the transition of electron between two levels of lithium principal quantum number sum is, नहीं बताएंगे, ये खुद से सॉल्व करिए। आज शायद एक क्वेश्चन इस टाइप का ऑलरेडी कर रखे हैं, ये खुद से सॉल्व करने लायक है। 24 के बाद the distance between fourth and third bohr orbit of helium plus is, fourth orbit and third orbit of helium plus is, अगर डिस्टेंस निकालने बोला है मतलब रेडियस के बीच में गैप निकालने बोला है, r2 माइनस R1, 0.529 कॉमन ले लेते हैं, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम के टर्म में होता है। सो जेड भी कॉमन ले लेते हैं, और इसमें हीलियम प्लस बोला है, सो अपना फॉर्मूला होता है रेडियस का 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जेड कॉमन ले लेंगे तो हीलियम का जेड आ जाएगा 2, और बाकी बचा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। 4 का मतलब हो गया 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 7 हो जाना चाहिए अपने कैलकुलेशन में। क्या जिंदगी आसान करे इसमें, एक तो जिंदगी आसान हमको दिख रहा है 0.529, ठीक है 0.529 को ऐसा कर लेते हैं, 35 है मतलब 3.5 आएगा, और ये जो 5.29 है ओवरऑल वैल्यू को 36 के अराउंड मतलब 3.6 मान लेते हैं। मतलब 7 इंटू 0.5 करते तो ये 3.5 आता,
और यहाँ पे कुछ और भी है मल्टीपल में, तो 3.5 की जगह इसको 3.6 कर लिया जिंदगी आसान करने के लिए। हो सकता है उससे बड़ा हो, बट आपको कोई मतलब नहीं, हो सकता है 3.8 हो जाए, बड़ा भी के लिए उससे मतलब नहीं रख रहा है। 3.6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आराम से 1.8 इंटू 10⁻⁻10 टाइप का कुछ वैल्यू आना चाहिए। 1.8 इंटू 10⁻10, ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड कंसिडर कर सकते हैं। एक बार देखिए आंसर थर्ड दे रखा है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब तक आप लोगों में से कुछ लोग, जो लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आता वो सॉल्व करने इस तरीके से, समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैलकुलेशन वाइज इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, दिखने में लगता है, बट आप चाहे तो उस कैलकुलेशन को अपने सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन डाल सकते करिए। अगर अप्रोक्सीमेशन जिंदगी में कभी नहीं सीखा है, पहली बार सीख रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1-2 महीना प्रैक्टिस करते करते अप्रोक्सीमेशन अपने आप समझ में आएगा। चाहेंगे तो बिल्कुल कल से अप्रोक्सीमेशन कर लें, तो फिर हमको तो बुढ़ापा लग गया इसको सीखने में, आप कहाँ से सीख लेंगे? हो सकता है मरने के बाद सीखे। Question number 28. What is the frequency of revolution of electron present in second Bohr orbit of H atom? ये क्वेश्चन कोई लास्ट क्लास में पूछा था, चलो इसको मार्क भी कर लेते हैं। और सर इसके ऑप्शन में आंसर आ गया था, लेकिन 10⁻16 की जगह 14 आया था। तो हम क्या करें? आंसर तुम्हारा गलत है, तुम जानो भाई। काहे हैंग कर रहा है? अरे 10:30 बज गया। अपना iMac यूज करिए ना सर, क्या? अपना मैकबुक यूज करिए अपना, उसमें नहीं लाइक करेगा। यार मैकबुक में ना कुछ लाइक वन नोट वगैरह सबका ये ऐप बहुत कोला अच्छा नोट नहीं काम बनाया करता हुआ। है सर, कोला नोट काम करता है सर, वो यूज कौन कर सा सकते नोट? हैं। कोला नोट नहीं, नोट तो ये भी काम करता है, लेकिन उसमें फाइल्स कॉपी पेस्ट करना वन नोट में वो सही से नहीं बना हुआ जितना अच्छा। सर, आप लिखते हैं मेरा 5 मिनट बाद दिखाता है, ऊपर से यहाँ पे नेट क्या भी स्लो है। क्या था? आप लिखते हैं, आपका कंप्यूटर का लैग होता है, फिर यहाँ पे नेट का लैग होता है सर, 5 मिनट बाद दिखता है मेरे को सब कुछ। वाह, हाँ ये कोई बताया था प्रॉब्लम इस तरीके का, बट कोई बात नहीं, जिंदगी का यही सब सच है। कौन सा क्वेश्चन था यार? बकवास तो सही टाइम पे सुनाई दे देता है ना, और क्या चाहिए जिंदगी में। अरे कौन सा क्वेश्चन था? हाँ सर क्वेश्चन 20। नंबर 28 था। यही होता है, जब पढ़ाने में मजा आ रहा होता है ना, तो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन तुम लोग नालायक ठहर गए एकदम, पता नहीं क्या हो गया है जनरेशन को, पढ़ना ही नहीं चाहता, हाथ ही नहीं चलाने, सब चाहता है कि मास्टर सारा काम करके दे दे, हम केवल प्रवचन सुने और हम एग्जाम में जाकर के तोड़ दे फोड़ दे। ऐसा नहीं होता है भाई। अब जैसे आप लोगों के बैच में सब लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, क्योंकि सब डर के मारे बैठे हुए कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं दिखे अतुल सर का माथा फिर भगा देंगे इस बैच से, तो इसी डर से कम क्वेश्चन तो सॉल्व करके आ रहे हैं। और किसी दिन हम ऑडिटिंग कर भी लेंगे आप लोग कॉपी का, नहीं मिला कॉपी हमको कोई दिक्कत नहीं, हम पहले ही बोल रखे हम चार लोगों को बैठा के पढ़ाएंगे रिवीजन, क्योंकि हमको मजा चाहिए पढ़ाई में, बोरियत नहीं चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन समथिंग समथिंग समथिंग। हाँ भाई, क्या इसमें तकलीफ आ रहा था, कोई बताएगा? सर 10 का पावर मैच नहीं कर रहा था। तो करा लो ना, लिख लो जो मन में आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है सर। इंसान जो चाहे कर सकता है, उसके हाथ में सारा पावर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला, अच्छा इसमें तो एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। चलो, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे हम, और 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम के टर्म में 10⁻10 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। सो z/n और n स्क्वायर बाई जेड मतलब z²/n³ आ जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला, तो z तो 1 पुट कर लेते हैं, इसमें दिमाग ही नहीं लगा रहे यहाँ पे, 1 स्क्वायर, सेकंड का मतलब नीचे 8 हो जाएगा। अब अगर कैलकुलेशन करना शुरू करें तो
0.529 और ऊपर दे रखा है 218। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ये 0.529 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 होगा और ये भी 25 अगर ले लें तो ठीक ठीक दिख रहा है। ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होता दिख रहा है। एक तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी 4 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 10 टू द पावर -16, सॉरी 10 ऊपर जाएगा तो -16 आएगा और यहाँ पे 3 इंटू 2, मतलब अपने कैलकुलेशन में ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से 100 बाहर निकाल लेते हैं। 100 अगर बाहर निकालेंगे तो 10 टू द पावर 14 आएगा, बाकी बचेगा नीचे 2 इंटू, सॉरी यहाँ भी 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3.14। सो अपने कैलकुलेशन में 25/3.14 होना चाहिए। 25/3.14 मतलब 8 से छोटा होना चाहिए, 7 मान लेते हैं क्योंकि और भी अप्रोक्सीमेशन तो लिया ही था। तो 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 14 टाइप्स आंसर होना चाहिए। 7 पॉइंट समथिंग तो है, मतलब 8 है, लेकिन ये 10 टू द पावर 14 तो नहीं है, 10 टू द पावर 16 है। आप लोग का क्या आंसर आ रहा था जो आप लोग बोल रहे थे? 8.13 आया था लेकिन 10 टू द पावर 14 आ रहा था। 14 ही आ रहा था। हाँ तो ठीक है, इतना जी तो सर। मतलब कहीं कोई एरर तो दिख नहीं रहा। 8.13 कैसे आ? इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन कौन कर लिया? कौन है भाई, थोड़ा एक बार नाम बताइए तो। सर उसका वैल्यू 0.657 इंटू 10 टू 16 होता है। किसका वैल्यू? वो जो आप बड़ा सा लिखे हैं, क्या बड़ा सा लिखे है? 2.8 इंटू 10 टू 6, ये वाला जो भी है एक्सप्रेशन। अरे नहीं याद रखना है भाई, मारे ये जापड़ उस लैपटॉप में घुस गई। नहीं याद रखना है फॉर्मूला। किसका और आया था वो 8.13? कौन है इंसान जितना बढ़िया सर 8 कैलकुलेशन से करके बैठा? मतलब थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा था, 8.1 ऐसे आ गया था। अरे नंबर तो बताओ पहले। दिव्या। हाँ 8 से थोड़ा ज्यादा, वही तो एग्जैक्ट आंसर लेकर के आगे तो फिर हम कूद जाएंगे बिल्डिंग से। अभी इतना सर एग्जैक्ट कौन मेरा रहेगा आंसर आंसर? मैच नहीं किया था तो हम एक बार कैलकुलेटर से चेक किए थे तो मेरा 8.13 नहीं आया था, कुछ उससे ज्यादा आया था, 8 पॉइंट समथिंग ही आया था लेकिन। हाँ ठीक है, थोड़ा तो इसमें एरर चलेगा क्योंकि आप जो ये वैल्यू लिख रहे होते हैं ये 0.529, ये अलग अलग, कोई कोई 0.53 ले लेता है सीधा। 2.18 भी एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, उसको हम लोग मान लेते हैं वहाँ पे। तीसरा भी तो डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है, 10 टू द पावर 14 आना चाहिए, 16 तो नहीं दिख रहा है। अच्छा सब लोग अगर 14 आ रहा है तो मान के चल रहे कि इसमें आंसर कुछ गलत ही है। और कोई डाउट? डाउट तो नहीं है, बट चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। इससे ज्यादा क्लास कुछ करने लायक है क्या इसमें? देख लेते हैं एक बार, कुछ और क्वेश्चन हो तो। नहीं, ठीक है, बाकी सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए आप, ज़्यादा क्वेश्चन तो बचे भी नहीं है। असाइनमेंट कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो डाउट डिस्कशन कर लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल संडे है, नेक्स्ट वीक से आपके चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू होंगे। हो सकता है कि 2:20 से लेकर के 3 बजे के बीच में चैप्टर वाइज टेस्ट हो आपका। रोज अब थोड़ा सा आपका रेगुलर टेस्ट होना शुरू होगा, थोड़ा जिंदगी आपका तबाह करेंगे। खाना वाना खा पी कर आइएगा, थोड़ा एनर्जी में रहिएगा, नहीं तो भूखे भी पेट हम लोग टेस्ट लेंगे, लेकिन लेंगे टेस्ट, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। और सारे सब्जेक्ट का टेस्ट शुरू होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी छोड़ के। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल भी सर क्लास होगा आपका? हाँ जो आज मैथ्स का मिला था ये क्या होता है वर्कशीट, वो उसका आंसर की कहाँ मिलेगा? आंसर की नहीं मिला है क्या? नहीं। ग्रुप में किसी को टैग कर दो, atul@new करके होगा, उसको टैग कर दो कि काइंडली प्रोवाइड द आंसर की फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स असाइनमेंट। जैसे केमिस्ट्री का मिला हो वैसे ही मैथ्स और फिजिक्स का भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए शुभ रात्रि।